हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट 2। हम कर रहे थे पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। उसकी हम यूनिट 3 कर रहे थे। उसका हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी देखी थी और हमने पावलोव की थ्योरी देखी थी। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे एंड वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन उठते ही हैं। ओके, स्किनर की थ्योरी को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये फुल टू फुल बेस्ड होती है लॉ ऑफ इफेक्ट पे। ठीक है, इसकी जो पूरी थ्योरी है उसकी लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। तो उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर दैट followed the pleasant consequences is likely to be repeated and behavior followed the unpleasant consequences is less likely to be repeated। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो तुम एक होटल में गए, ठीक है, तुम्हें वहां का खाना अच्छा लगा तो तुम वहां बार बार जाओगे। मीन्स अगर कोई काम प्लेजेंट है तो तुम उसको बार बार करोगे। ऐसे ही अगर कोई काम अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट मीन्स अगर उस होटल का खाना अच्छा नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो होटल, तो तुम वहां नहीं जाओगे। यानी कि यू आर लेस रिपीटेडली और अदरवाइज नो। ठीक है, आप वहां नहीं जाओगे। तो ये क्या है, ये वो बिहेवियर है जब हमारे साथ कोई प्लेजेंट चीज़ होती है तो हम उसको रिपीट करते हैं और जब कोई अनप्लेजेंट चीज़ होती है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो इसी पे बेस्ड है स्किनर की थ्योरी। तो उसने ये एक मोटिव लिया था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, एक जो बच्चा है वो ऐसा करता है। नेक्स्ट, ओपरेंट थ्योरी में दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों पे बेस्ड है। फर्स्ट, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट होता है कोई ऐसा स्टिमुलस देना जिससे कि हम उस बिहेवियर की रिपीटेशन को बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे बच्चा स्कूल में काम करता है, ठीक है, वो अच्छा काम करता है तो मैम उसको गुड देती है, एक्सीलेंट देती है, स्टार देती है। तो बच्चा क्या है कि वो अच्छे काम करना और ज़्यादा करता है क्योंकि उसको रेनफोर्समेंट मिल रही है, उसको टॉफीज मिल रही है, चॉकलेट्स मिल रही है, यानी कि उसको अच्छी चीज़ मिल रही है। तो यानी कि उसका वो जो गुड बिहेवियर है वो रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एक चीज़ होती है पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स जैसे एक बच्चे की कॉपी फाड़ दी तो मैम ने उसको डांटा। ठीक है, उसको डांटा, उसको पनिश किया, तो इससे क्या होगा, ये वो स्टिमुलस है जिसमें उस बिहेवियर के रिपीटेशन के चांस कम हो जाएंगे। मीन्स वो बच्चा दोबारा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग दो टाइप की है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट में चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर के, लेकिन पनिशमेंट किस लिए होती है, ताकि हम उन चांसेस को डिक्रीज कर पाएँ। तो क्या, ताकि वो चांसेस दोबारा ना हो, वो चीज़ दोबारा ना हो। तो इसमें भी टाइप्स हैं कि जो रेनफोर्समेंट होती है वो दो टाइप की होती है, जो पनिशमेंट होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं रेनफोर्समेंट। भाई रेनफोर्समेंट क्या है, एक होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कैसा होता है, बच्चे को वो चीज़ दो जो उसके लिए डिज़ायरेबल हो। जैसे अच्छे मार्क्स आए तो हमने फ़ोन दे दिया, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चे से उसकी डिज़ायरेबल चीज़ ले लेना। ठीक है, उसको ले लेना। जैसे आपने फ़ोन दे दिया, ठीक है, आप उसके फ़ोन की वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने बोला कि ये फ़ोन मुझे दो, जब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तब तक आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ना, इसमें हम डिज़ायरेबल चीज़ एक बार के लिए ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो सेम अगर गुड बिहेवियर आता है तो हम उसको वापस कर देते हैं। ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पनिशमेंट में। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट होता है बच्चे को अनडिजायरेबल चीज़ देना जो कि वो नहीं चाहता है। जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, आपने 2 थप्पड़ मार दिए, तो थप्पड़ उसको नहीं चाहिए ना, लेकिन आपने दिया। वो अनडिजायरेबल चीज़ देना जो बच्चा नहीं चाहता है, आपने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। ठीक है, ऐसे करके। एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है कि भाई जैसे मान लो वो फ़ोन चला रहा है, आपने उसको फ़ोन दिया हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल ही अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप उससे परमानेंटली फ़ोन ले लो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, मीन्स उस डिसायरेबल चीज़ का जो वो अपनी लाइफ में चाहता है उसको परमानेंटली उससे छीन लेना, दैट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। तो हम इसको दोबारा देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप जो मैंने समझाया उसको दोबारा रिपीटेडली देखो, आपको समझ आएगा। देखो,
एक होता है रिइंफोर्समेंट, एक होता है पनिशमेंट। रिइंफोर्समेंट क्या होता है? रिइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जैसे कि उस बच्चे को वो देना जो वो चाहता है, जैसे उसको उसके मार्क्स अच्छे आए, मम्मी ने उसको आईफोन दे दिया, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसको तो वो तो फ़ोन में लगा रहता था, उसने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, तो मम्मी ने क्या किया, उसका फ़ोन ले लिया टेम्पररीली, ठीक है। जब अच्छे आएंगे तब उसको मिल जाएगा फ़ोन। तो ये क्या है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मीन्स उससे लिया लेकिन थोड़े टाइम के लिए लिया। रिइंफोर्समेंट तो उसके पास है लेकिन थोड़े टाइम के लिए उससे ले लिया, दैट इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ऐसे ही पनिशमेंट में क्या है? पनिशमेंट पे दो टाइप की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है? उसको तो थप्पड़ लगा दिए, ठीक है, उसको डबल होमवर्क दे दिया, मीन्स कोई ऐसी चीज देना जो वो नहीं चाहता, अनडिजायरेबल चीज देना उस बच्चे को, ठीक है। अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या आता है? उसको जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज है ना, जो उसकी सबसे डिजायरेबल चीज है, उसको परमानेंटली ले लो, जैसे फोन, और इट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पनिशमेंट, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। अब जो अगर वर्किंग की बात आए तो रिइंफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो लाइफ में वर्क करता है, लेकिन जो पनिशमेंट का कंसेप्ट है, इट डजंट वर्क, इट नेवर वर्क्स, ठीक है। वो थोड़े दिन चलेगा, नहीं चलेगा फिर। नेक्स्ट हमने इसमें स्किनर की थ्योरी में यही था, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ये उसका बेस है कि भाई अगर एक बिहेवियर को रिपीट कराना है, एक बिहेवियर को रिपीट नहीं कराना है, तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट पे डिपेंड करता है। तो ये दो टाइप है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, इसके दो सब टाइप हैं। तो आप इसको ऐसे ही लर्न करो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, आपको ये समझ भी आएगा, आपको ये याद भी रहेगा। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है प्याजे की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और आपके DSSP के एग्जाम से रिलेटेड भी, मीन सारे टीचिंग एग्जाम में प्याजे की थ्योरी आती है, ठीक है। प्याजे की थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो अब कॉग्निटिव क्या होता है, मैंने आपको पहली भी क्लासेस में बताया कि कॉग्निटिव का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द माइंड, समथिंग रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो थ्योरी दी थी प्याजे ने। तो प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। ये फादर थे चाइल्ड साइकोलॉजी के, उन्होंने बहुत काम किया चाइल्ड साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इनको साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट माना, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पे ज्यादा काम किया है। In his way, learning proceeds by interplay of assimilation and accommodation। ये मानते हैं कि लर्निंग तब होती है जब बच्चा खुद से सीखता है, ठीक है, वो एसिमिलेशन करता है और एकोमोडेशन करता है। देखो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों वर्ड्स हमारे इसमें आने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तक आप इतना ही समझो कि ये कहता है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दो टर्म्स हैं, जब ये दोनों साथ में काम करती है ना, तभी बच्चा सीखता है, इसने ये बात बोली है। तो इसने कुछ स्टेजेस दिए हैं, ही सजेस्टेड दैट द चाइल्ड मूव फ्रॉम 4 स्टेजेस। उसने बोला कि जो चाइल्ड है वो 4 स्टेजेस पे से गुजरता है, ठीक है, जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो फर्स्ट है, इसने स्टेयरकेस मॉडल दिया। तो स्टेयरकेस मॉडल आपने देखा होगा, कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा, मतलब स्टेयर्स जैसी हमारी स्टेयर्स होती हैं, जैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो ऐसा सा होता है, ठीक है। तो पहले बच्चा इस स्टेप पे चलेगा, फिर बच्चा इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे, तो कुछ ऐसा सा मॉडल दिया था उसने। तो हमारा फर्स्ट आता है इसमें सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस ये फर्स्ट स्टेट है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस से ज़्यादा सीखता है। देखो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, सेंसरी प्लस मोटर। सेंसरी होता है मीन्स ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज सेंसेस। आप देखोगे जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपने सेंसेस से ही सीखता है, टच करके, ठीक है, फील करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, तो उसकी सबसे पहले यही सेंसेस डेवलप होती है, उसके मोटर्स, देन उसकी मोटर डेवलपमेंट होता है। तो 0 से लेके 2 ईयर्स तक उसका कौन सा स्टेज है, सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, यानी कि वो सारी चीज़ें ऐसे एक्वायर करेगा थ्रू आवर सेंसेस एंड थ्रू द मोटर फंक्शनिंग। तो ये इस स्टेज को बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ये वो स्टेज है जब बच्चा अपने 5 सेंसेस से सारी चीज़ें एक्वायर करेगा, सारे सराउंडिंग से एक्वायर करेगा, और उसके मोटर्स में भी डेवलपमेंट होएगा। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग स्टेज आती है हमारी 2 से लेके 7 साल की उम्र तक, ठीक है। इसमें बच्चा सिंबल्स
पिक्चर्स और गेस्चर्स से समझेगा। जैसे उसको पता चल जाएगा कि कौन इसका फैमिलियर है, कौन फैमिलियर नहीं है, यानी कि वो फैमिली मेम्बर्स को पहचानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंबल्स, पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, गेस्चर्स बनाना शुरू कर देगा, अलग अलग फेसेस बनाना शुरू कर देगा। वो बोलना तो नहीं, बट बैबलिंग शुरू कर देगा। ठीक है, मामा पापा पापा ऐसे थोड़े कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आता है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग होती है हमारी 7 से 11 एज तक। इसमें बच्चा अपने लॉजिक्स डेवलप करता है। तो पता है 7 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। ठीक है, तो उसका सारा टोटली डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब यहाँ पे वो सॉर्टिंग सीखता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सीखता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि 2 बर्तन में पानी डालो, वो ये सोचेगा जैसे एक तो आपने बाउल ले लिया और एक आपने पाइप टाइप ले लिया, तो उसको ना इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी कि भाई बाउल में ज़्यादा पानी है या फिर पाइप में ज़्यादा पानी है। तो वो ये सोचता है कि ना जो पाइप है ना वो लंबा है, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी है। तो थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो इस टाइम पे सीख रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग कब होती है? ये होती है हमारी 12 साल के बाद, जैसे हमारी टीनेजर शुरू होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग हाइपोथेटिकल होने लग जाती है। मीन्स उसको पता चल जाता है भाई हाँ सक्सेस चाहिए, फेलियर क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, लव हेट की फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो ये सब क्या है हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। ये कब डेवलप होती है? आफ्टर 12 ईयर्स। तो ये 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने। तो फर्स्ट स्टेज हमारी सेंसरी मोटर थी जिसमें वो सेंसेस से सीखता था। सेकंड स्टेज हमारी प्री ऑपरेशनल थी जिसमें वो पिक्चर्स गेस्चर से सीखता था, सिंबल से सीखता था। कंक्रीट ऑपरेशनल वो स्टेज थी जिसमें वो लॉजिक डेवलप करता था, सॉर्टिंग सीखता था। नेक्स्ट हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी जिसमें वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग का यूज करता था। तो ये 4 स्टेजेस थी। नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है इसमें जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा डिस्क्राइब्स द बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन द अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। स्कीमा कोई भी ऐसा वर्ड है, देखो जैसे हमने कैट देखी, ठीक है, हमने डॉग देखा, हमने टेबल देखी, तो ये चीज़ें क्या है हमारे माइंड में स्कीमा बन जाती है। ठीक है, एक मेमोरी टाइप स्टोरेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, ये कोई भी फिजिकल एक्शन हो सकता है, कोई मेंटल एक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको अंडरस्टैंड, हमारी नोइंग इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे as experiences happen, this new information is used to modify, add to and change previous existing schema। देखो आगे आगे जाके जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको डॉग कैट में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको पता चल जाता है कि डॉग अलग होता है, कैट अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, वो अपनी पुरानी मेमोरी में कुछ कुछ ऐड करता जाता है, कुछ चेंज करता जाता है। ठीक है, अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा का मतलब यहाँ पे है उस मेमोरी में। ठीक है, ये मतलब होता है स्कीमा का। अब जो मैंने आपको बताया इस पियाजे की थ्योरी में 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन और एक होता है इक्विलिब्रियम। फर्स्ट एसिमिलेशन, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। एसिमिलेशन, इसमें स्कीमा का ही रोल है। स्कीमा आपको समझ आ गया? स्कीमा क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारी मेमोरी। Assimilation, the process of taking new information into our already existing schema is known as assimilation. Assimilation होता है कि मेरे को पता है कि ये चीज़ ये है, मीन्स मेरे को पता है कैट के बारे में। ठीक है, अब उसी में अगर मैं अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लूँ, मीन्स एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इन आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मीन्स टू ऐड करना, कुछ न्यू थिंग्स ऐड करना, दैट इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है अनदर पार्ट ऑफ अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग और अल्टरनेटिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा आइडियाज रिजल्टिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, उसमें ऑल्टरिंग करते हैं। मीन्स उसी में ही हम कुछ कट ऑफ करते हैं, कुछ एड ऑन करते हैं, यानी कि उसी स्कीमा में कुछ चेंजेस करना, दैट इज हमारा एकोमोडेशन। ठीक है, जिससे कि हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग बिहेवियर। अब जो चीज़ हम नई सीख रहे हैं और जो हमने पुरानी सीखी है उनमें भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यही होता है इक्विलिब्रियम। मीन्स जो हम पहले से जानते हैं उसमें, जो हम आगे जानने वाले हैं उसमें बैलेंस बनाना फॉर अकाउंट ऑफ न्यू नॉलेज, कि आपकी न्यू नॉलेज बढ़ती रहे। ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम है।
ठीक है। एसिमुलेशन होता है टू ऐड करना, अकोमोडेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही कुछ चेंजेस करना, अडेप्टेशंस करना, अल्टरिंग करना, ठीक है। और इन दोनों का बैलेंस बना के न्यू नॉलेज को एक्सेस करना, अकाउंट करना, दैट इज इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो ये हमारी पियाजे की थ्योरी यहाँ खत्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको स्कीमा वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ये तीनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उसने जो 4 स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारी, अब हम पढ़ेंगे वाइगॉस्की की थ्योरी। वाइगॉस्की कौन है? वाइगॉस्की भी एक सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये रेडिकल है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो इसमें ये अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये कहते हैं कि लर्निंग कब होती है? लर्निंग होती है जब एक बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, कल्चर से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता है, वो तब सीखता है। लेकिन पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे ने बोला था कि वो अपने आसपास से चीज़ों से खेल कूद के और अपने सेंसेस से सीखता है। उसने कहीं भी ये नहीं बोला था कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है, बच्चा कल्चर से सीखता है। तो पियाजे की ये लिमिटेशन थी कि उसने कहीं भी सोसाइटी के बारे में नहीं बोला, लैंग्वेज, कल्चर, इनके बारे में तो उसने बात ही नहीं की। तो जो वाइगॉस्की था उसने अपनी पूरी थ्योरी में सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है। इन दोनों की थ्योरी बहुत अलग है। वाइगॉस्की कहता था कि लर्निंग कब होगी? जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा किससे? अदर्स से, इन आवर कम्युनिटी। Human action is situated social, cultural, historical settings and mediate by the tools and signs. वो कहता था कि ह्यूमन के एक्शन किससे रिलेटेड है? सोशल कल्चर से, हिस्टोरिकल सेटिंग से और टूल्स एंड साइंस से। स्टूडेंट्स डेवलपमेंट हैज सोशल ओरिजिन। एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट उसका एक सोशल ओरिजिन होता है, स्कूल से वो सब कुछ सीखता है, स्कूल में जो सिखाया जाता है वो सीखता है। अब वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके बारे में उसको पता होता है, ठीक है। अगर एक बच्चा बहुत अमीर है तो उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ और होगा, अगर वो बहुत गरीब है उसका सोशल बैकग्राउंड बहुत अलग होगा। तो ऐसे उसके सोशल ओरिजिन पे बेस करता है। नेक्स्ट, mediation of various kinds of meditation of various kind of cruel and human psychological and social development। तो ये mediation रहता है, इसमें ह्यूमन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है वैसे वैसे उसकी लर्निंग भी बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे पियाजे की थ्योरी में स्कीमा था, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सारी कुछ टर्म्स देखी थी। इनकी थ्योरी में भी बहुत सारे टर्म्स हैं, मेन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट होता है ZPD। ZPD क्या है? ZPD इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक है वर्ड स्कैप फोल्डिंग। तो ये दो वर्ड्स हम इनकी थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। ZPD क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इज कैपेबल विच जस्ट बायंड, मीन्स वॉट ही और शी अचीव इंडिपेंडेंटली। ZPD होता है जो बच्चा खुद से कर पाए बिना किसी हेल्प के, उस चीज़ को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे मान लो एक बच्चा है 2nd क्लास का, ठीक है, वो खुद से एडिशन कर लेता है, सब्ट्रैक्शन कर लेता है 2 डिजिट्स का, ठीक, जिसमें कैरी नहीं होता है, वो खुद से कर लेता है। लेकिन जब कैरी वाले सम्स आ जाते हैं तो उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ तक का है? उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि वो अपने आप से कहाँ तक कर रहा है, वो अपने आप से कहाँ तक कर रहा है, उसको बस कैरी लेना नहीं आता है, बाकी वो एडिशन कर लेता है। तो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वहीं तक है जब वो 2 डिजिट का एडिशन कर रहा है बिना कैरी के। तो ये क्या है? वो जो इंडिपेंडेंटली अचीव कर रहा है, दैट इज इट्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसको नीड पड़ी, ठीक है, अब उसको कैरी लेना नहीं आता तो उसको मैम ने हेल्प की। तो मैम ने उसको क्या दिया? स्कैप फोल्डिंग, मीन्स दैट हेल्प, जो उसके टीचर ने उसको हेल्प की है उस न्यू स्किल को अचीव करने में, दैट इज स्कैप फोल्डिंग। सो स्कैप फोल्डिंग इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द पार्ट्स ऑफ अ न्यू स्किल्स पीसेस दैट आर डाइजेस्टेबल फॉर द लर्नर। तो स्कैप फोल्डिंग वो हेल्प है जिसकी वजह से वो जो लर्नर है वो उस चीज़ को सीख पाए। जैसे इसमें यहाँ बोला है कि स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, जो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं जिससे कि जो लर्नर है उसको डाइजेस्ट कर पाए। डाइजेस्ट करना मीन्स सीख पाए, उसको लर्न कर पाए, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है? वो हेल्प है। तो यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग किसने की? टीचर ने की। ZPD क्या था? उसको बस एडिशन तो आता था लेकिन कैरी का नहीं आता था। तो कैरी वाले में
उसको स्कैफोल्डिंग मिली। ठीक है, तो ये हमारी वाइगॉस्की की थ्योरी भी यहाँ कंप्लीट होती है। तो हमारी 3.2 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम 3.3 करते हैं। 3.3 में क्या है? 3.3 में हम लर्नर स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ लर्नर पढ़ेंगे। लर्नर के स्टाइल्स क्या हैं और टाइप्स क्या है। फर्स्ट आता है हमारा प्रिंट लर्नर। प्रिंट लर्नर वो लर्नर होते हैं जो प्रिंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, स्टडी शीट्स, वर्ड गेम्स, हैंडआउट्स। तो मीन्स देयर मेन फोकस इज प्रिंट, उनको प्रिंटेड चाहिए होता है इन वर्ड्स। नेक्स्ट आता है विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर कौन से होते हैं? हु नीड्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जो विजुअलाइजेशन से ज़्यादा कंसेप्ट को एक्वायर करते हैं। ठीक है, जो देख के ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। इनके लिए इमेजेस होती है, टेप्स, वीडियो टेप्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, ग्राफिक्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्निंग कौन सी होती है? हु लर्न्स बेस्ट थ्रू हियरिंग। कोई कोई बच्चा होता है उसको सुन के याद हो जाता है। ठीक है, तो सुन के याद हो जाता है, मुझे तो नहीं होता है सुन के याद, मुझे तो पढ़ के याद होता है। नेक्स्ट स्पीच से, लेक्चर से, पॉडकास्ट से, ठीक है, ऑडियो बुक से, कम्युनिकेशन टूल से। तो ये सारे हमारे ऑडिटरी लर्निंग डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट टेक्टाइल लर्नर। टेक्टाइल लर्नर कौन से होते हैं? जो टच करके, फील करके, ऑब्जेक्ट्स को खुद करके, एक्सपेरिमेंट्स में खुद करके, जो मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बिलीव करते हो, रोल प्ले, क्रिएटिंग डिस्प्ले। तो ये होते हैं टेक्टाइल लर्निंग। ठीक है, जो खुद ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करके या फिर टच करके ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो अपनी इन्वॉल्वमेंट से सीखते हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं। ठीक है, खुद करके सीखते हैं। तो अचीव बेस्ट बाय टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ये वो लर्नर्स होते हैं, ये जब सीखते हैं जब वो एक्टिवली पार्ट ले एक क्लासरूम की सेटिंग में, यानी कि जो भी क्लास में चल रहा है अगर वो बच्चा उसमें पार्ट कर रहा है, उसमें इंटरेक्शन कर रहा है, तब वो बेस्ट सीख पाता है बाय वॉकिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ये हमारी 3.3 भी कंप्लीट होती है। इसमें कुछ खास था नहीं, लर्नर और लर्नर्स टाइप्स पूछे थे। नेक्स्ट हमारा 3.4 है। 3.4 में हमको सोशल कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, हमको सोशल कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं कि लर्निंग को कौन कौन से सोशल कल्चर फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आपको पता है इंडिया का कल्चर बहुत यूनिक है। ठीक है, यहाँ पे धर्मा, कर्मा, जाति, ये सारी हायरार्किकल नोटेशंस होती हैं। तो हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, ग्रुप, रिचुअल, रूल्स एंड कस्टम्स। तो बहुत तरह के, यानी कि हमारा जो सोशल कल्चरल फील्ड है वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है दैट इज़ कि आप अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतना डाइवर्स नेचर है। नेक्स्ट इसमें डाइवर्सिटी के 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड रिलीजन, थर्ड कास्ट, फोर्थ ट्राइब एंड जेंडर। तो इनके बेसिस पे हमारा सोशल कल्चरल जो लर्निंग है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कैसे अफेक्ट होता है देखो। अब लैंग्वेज के बेसिस पे, अब मान लो एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं। ठीक है, उसको इनको 1-2 लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। अब तो जो सॉरी, तो क्या होता है, जो लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग में। ठीक है, एक बच्चा है उसको हिंदी समझ नहीं आ रही, एक बच्चा है उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग ही कुछ और है। तो जो लैंग्वेज है वो अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग को। ऐसे ही रिलीजन अफेक्ट करता है। कोई किसी रिलीजन से, कोई किसी के अदर बिलीव्स होते हैं, किसी के कुछ बिलीव्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने बिलीव्स में थोड़ा कन्फ्यूज रहता है। कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पहले ये चीज़ें होती थी, अब ये नहीं होती हैं। नेक्स्ट ट्राइबल्स। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर बेस्ड पे, बॉय एंड अ गर्ल, मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन टाइप थिंकिंग, ये आप सब पढ़ चुके हो। तो ये थे हमारे कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इनको एलेबोरेट करके लिख देना। ठीक है, तो हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है पेपर नंबर 4 का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की हम यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 2 कर चुके हैं और यूनिट 3 कर चुके हैं। इसके हमने 2 पार्ट्स में किए हैं, तो आप दोनों पार्ट्स देखना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।